बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन के लिए ये तीसरा ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आपने पहले के दो नहीं देखा तो जाकर पहले के दोनों ट्यूटोरियल वीडियो को देखिए, तभी इस तीसरे को देखने का मतलब है। अदरवाइज़ तीसरा आपको बीच में से समझ में नहीं आने वाला है। तो खैर, जिन लोगों ने पहला और दूसरा देख रखा है वो लोग कंटिन्यू करें, इस वीडियो को आगे देखें। ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है क्योंकि आज कुछ टाइम का इशू रहा, इस वजह से मैं कंटेंट ज़्यादा नहीं बना पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कल के दिन में एक से ज़्यादा वीडियो बना करके इसे कॉम्पेंसेट किया जाए। खैर, जितना भी कंटेंट है अब इस वीडियो में उस पर चलते हैं और जहाँ कल छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने आपको समझाया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसी को आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ और कुछ जो सर्चिंग एल्गोरिदम है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर से सवाल कहाँ से आता है, कुछ वो मुझे खूब आइडिया है कि सवाल कहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बावजूद भी मैं कई सारे टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपका रीच बढ़ जाए। अगर कल को इन लोगों ने आपसे मुश्किल सवाल भी पूछ लिया तो उस बारे में आप जवाब देने की कंडीशन में रहें। तो इसलिए कई सारे लोगों का ऐसा भी मैसेज आया है कि ये सब सवाल नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा मुश्किल ट्रैक पर आप जा रहे हैं। पर जब चेयरमैन खुद ही कह रहे हैं कि सवाल मुश्किल पूछा जाएगा तो आपकी तैयारी भी मुश्किल के लिए होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ रट्टा मार के सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप जाएं और वहाँ सवाल कुछ और आ जाए। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को भी फेस करने की कोशिश कीजिए आप लोग, यही बेहतर होगा, यही आपके फेवर में है, क्योंकि जॉब का ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो कल मैंने छोड़ा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर, अलग अलग तरह के सॉर्टिंग का क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है उसके बारे में बात हुआ। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है कि किसी प्रोग्राम को रन करना कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना वक्त लगेगा एक प्रोग्राम को रन करने पर। जैसे जैसे इनपुट डेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी उसके लॉजिक पर डिपेंड करती है कि उसका एल्गोरिदम किस तरह से लिखा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका हार्डवेयर कौन सा है, इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ एल्गोरिदम की ही बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में मेनली जो किताबों में भी अगर आप देखेंगे तो मेनली जो प्रोग्राम की ही बात होती है, एल्गोरिदम की ही बात होती है, कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के। खैर, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला लाइन जो मैंने लिखा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कैलकुलेटेड फॉर लार्ज स्केल इनपुट डेटा। अगर आप मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा लॉजिक है और इनपुट डेटा बहुत कम है तो उसमें क्या आप कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करेंगे? प्रोग्रामिंग बहुत छोटे से डेटा को प्रोसेस करने के लिए नहीं होता है। छोटा सा 10 लोगों का आपको जोड़ घटाव करना होगा तो खुद भी आप बैठ के कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तब पड़ती है जब लार्ज स्केल का कैलकुलेशन होता है या लार्ज स्केल का डेटा को आपको सेव करना होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वहीं आती है जब लार्ज स्केल पर डेटा इनपुट होता है। अगला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। सपोज देयर इज ए प्रोग्राम इन विच यू आर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड फार्मूला यूज्ड इज टी ब्रैकेट में n 2n रेज टू द पावर 2n का स्क्वायर 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस लॉजिक पर आपका प्रोग्राम है। आप n की कुछ वैल्यू पास करेंगे प्रोग्राम में और उसके बेसिस पर tn का वैल्यू निकलेगा और वो tn को आउटपुट कराया जाएगा या आगे किसी लॉजिक में इस्तेमाल किया जाएगा। तो n की वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं और tn निकाल रहा है ये प्रोग्राम, और उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 2n रेज टू द पावर 2 प्लस 3n प्लस 1, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो ऐसी कंडीशन में क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। आपको प्रोग्राम दे दिया जाएगा और उसमें कुछ लॉजिक रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस वाले प्रोग्राम की। आपको प्रोग्राम में कहीं नहीं देखना, आपको प्रोग्राम का लॉजिक देखना है। प्रोग्राम में चल क्या रहा है, किस लॉजिक पर वो प्रोग्राम बेस्ड है, जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस बेसिस पर जैसे कि यहाँ पर देखिए 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, उसके आगे मैंने क्या लिखा है वो देखिए। इन सच केसेस ड्रॉप लो ऑर्डर टर्म, जितने भी लो ऑर्डर टर्म है सबको ड्रॉप कर दीजिए, मतलब 3n प्लस 1 को ड्रॉप कर दीजिए और 2n स्क्वायर आपके पास बचा, 2 को भी ड्रॉप कीजिए, जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर होगा। यही रूल है। तो जब कभी भी आपको इस तरह का लॉजिक मिले उसमें आपसे पूछा जाए कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो जो हाईएस्ट डिग्री है उसको देखिए। तो यहाँ पर n स्क्वायर था हाईएस्ट, तो o लिखिए और ब्रैकेट के अंदर n स्क्वायर लिख दीजिए, निकल गया कॉम्प्लेक्सिटी। यही इसका कॉम्प्लेक्सिटी है।
इस तरह के सवाल पहले पूछे गए हैं कई बार, जिसमें एक प्रोग्राम लिख दिया जाता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए कैंडिडेट को कहा जाता है। तो जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा वही वाला रहेगा। अब देखें, ये तो हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। आगे चलिए, सिंगल लूप में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सिंगल लूप है, यहाँ पर एक फॉर लूप दिया हुआ है और फॉर लूप में i = 1 से शुरू कर रहे हैं और हम लोग n तक जाएंगे और हर बार i को 1 से बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद अंदर में कुछ एडिशन चल रहा है। तो यहाँ पर आगे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, फॉर सिंगल टाइम लूप रन द टाइम रिक्वायर्ड विल बी c। मान लीजिए एक बार रन किया प्रोग्राम, उसके लिए c टाइम चाहिए और कंडीशन है कि n टाइम्स रन करेगा। जब तक i = n बराबर नहीं होता तब तक तो रन करता रहेगा। तो कितना टाइम हो गया, c × n हो गया, cn हो गया। एक बार में c टाइम लगा तो n बार में c × n हो गया। इन दिस केस द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी o ब्रैकेट के अंदर n, क्योंकि जो c जो कांस्टेंट है उसको इग्नोर करना है। जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया, 2n² था तो 2 को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर cn है तो c को इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह की कंडीशन में जो प्रोग्राम आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है फॉर लूप वाला, कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने को कहे तो क्या होगा, o ब्रैकेट के अंदर n। क्योंकि किस तरह से ये हुआ वो मैंने यहाँ पर लिख करके बता दिया है। आगे चलते हैं, नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप का प्रोग्राम आपको दे दिया और बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए i 1 से शुरू हो रहा है, n तक जा रहा है, j 1 से शुरू हो रहा है, n तक जा रहा है और उसके बाद अंदर कोई एडिशन का प्रोग्राम है, वो मैंने रैंडमली ऐसे लिख दिया है, x = ऐसा कुछ y + z, बस आपको बताने के लिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहला लाइन जो पहला फॉर लूप है वो n बार रन करेगा, दूसरा वाला भी n बार रन करेगा, तो कुल कितना हो जाएगा, n × n हो जाएगा। हर बार जब पहला वाला रन करेगा दूसरा वाला भी रन करेगा तो n × n होगा, मतलब n² हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब नेस्टेड लूप हो तो पावर में चला जाएगा, O(n⁻²) हो जाएगा, O(n²) हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास नेस्टेड लूप का हो कभी भी प्रोग्राम तो वो पावर में जाता है, n² n³ हो सकता है। जितना लूप रहेगा उसी तरह से आपको प्रोसीड करना है, कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने को बोले तब। जब सिक्वेंशियल स्टेटमेंट रहे, मतलब नेस्टेड लूप ना रहे, 1 आफ्टर 1, जैसे स्विच का स्टेटमेंट आपको याद होगा। बहुत सारे लोग जिनको प्रोग्रामिंग याद है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ वेट कीजिए, आसान वाला टर्म भी आएगा इसके बाद, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाइए। जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट के प्रोग्राम होते हैं, जैसे स्विच का है, या यहाँ पर नेस्टेड नहीं है, जो ऊपर में नेस्टेड था वैसा नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, एक बार रन हुआ n, फिर अगली बार फिर सेपरेट रन हुआ, फिर n+n, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो सिक्वेंशियल जब प्रोग्राम होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी O ब्रैकेट के अंदर n होगा। अब देखें कि आपने कई तरह के प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाया और समझाने की कोशिश की कि प्रोग्राम के लॉजिक पर डिपेंड करता है कि किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब देखिए, लेफ्ट साइड में सबसे बेस्ट केस है जहाँ पर लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, और राइट साइड में वर्स्ट केस है जहाँ पर सबसे नीचे देखिए जो लिखा हुआ है मैंने, सबसे हाई कॉम्प्लेक्सिटी है। सबसे लो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जब कोई भी काम शुरू हुआ, मान लीजिए आपने एक सर्चिंग एल्गोरिथम शुरू किया, पहला ही अटेम्प्ट आपने मारा हुआ काम हो गया, तो O ब्रैकेट के अंदर 1, वो बेस्ट केस है, पहला ही अटेम्प्ट, और आपको जो फाइंड आउट करना था आपने फाइंड आउट कर लिया। जैसे ऊपर देखिए बाइनरी सर्च और कई तरह के सर्चिंग एल्गोरिथम का मैंने आपको दिखा, अभी मैं फिर से वापस हम लोग चलेंगे वहाँ पे, सर्चिंग एल्गोरिथम का मैंने आपको कॉम्प्लेक्सिटी बताया था। तो बेस्ट केस ये है, ऐसा हो भी तो सकता है कि आप जिस डेटा को सर्च कर रहे हैं आपका एल्गोरिथम पहला ही अटेम्प्ट करे और पहले ही अटेम्प्ट में जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मिल जाए। आप एक सैकड़ों कैंडिडेट के स्कूल में से किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का डेटा ढूंढ रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि पहला ही अटेम्प्ट करे आपका एल्गोरिथम और उसी का डेटा सामने आ जाए। तो वो बेस्ट केस है, वो सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ है O1। उसके बाद क्या हो सकता है, log n जो है वो n नंबर ऑफ टाइम्स वो आइट्रेट हो रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप देखिए, फिर और थोड़ा सा बुरा होगा तो O ब्रैकेट के अंदर n, उससे भी बुरा होगा तो n log n, उससे भी बुरा हुआ तो O n²। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम लोग दाहिनी तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, और n² से भी बुरा हुआ तो उसके बाद फैक्टोरियल n लग गया। फैक्टोरियल का साइन शायद सही नहीं लगाया मैंने, वो अब था नहीं, वो मुझे कहीं से कॉपी करके डालना पड़ता, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब फैक्टोरियल आ जाए तो वो वर्स्ट केस होता है, और जब 1 लिखा रहे
तो वो बेस्ट केस होता है, क्योंकि पहला ही अटेम्प्ट किया गया और जो रिक्वायर्ड डेटा था वो मिल गया, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम है उस केस में। और फैक्टोरियल वाले में या स्क्वायर वाले में वो सब वर्स्ट केस है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप कुछ देखिए, अब आप कुछ मुझे बताने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, कल मैंने आपको क्या कहा था कि इसको रट्टा मारना है। अब इसका लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला भूल जाइए, जो एवरेज केस है उस पर बात कीजिए। सबका एवरेज केस देखिए, कई तरह से सर्चिंग और सॉर्टिंग होती है। जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सब पर चलेंगे वन बाय वन। सब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये सब क्या होता है और कैसे काम करता है। इसमें से देखिए कि सबसे जो बेस्ट केस आपको दिख रहा है वो कौन सा है। एवरेज केस में आप चेक कीजिए, सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी है? बाइनरी सर्च की है, क्योंकि लॉग एन है तो एन, जैसे मान लीजिए 2 है, मान लीजिए एन की वैल्यू 2 है तो लॉग 2 की वैल्यू तो उससे भी कम हो गई। जो एन स्क्वायर है वो भी बड़ा हो गया, एन लॉग एन भी बड़ा हो गया। लेकिन जो सबसे कम है वैल्यू वो एवरेज केस में किसकी है? बाइनरी सर्च की है। एवरेज केस वाला कॉलम देखिए, इसका मतलब ये होता है कि बाइनरी सर्च में कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो औसतन सबसे कम होती है। नहीं, ये बात समझ में आई? इस पूरे वीडियो का एक्सट्रैक्ट यही था कि बाइनरी सर्च में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑन एन एवरेज वो सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लॉग एन है। इसलिए बाइनरी सर्च क्या होगा? अगर किसी भी एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, इसका मतलब वो सबसे फास्ट है, सबसे तेज़ी से काम कर रहा है, कम टाइम ले रहा है। इसीलिए जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे कि विच इज़ द फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम, तो आपको हमेशा बाइनरी सर्च ही मिलेगा। अब आपको सारी बात समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी का क्या खेल था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मुझे पता है कि आज का कंटेंट थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन क्वालिटी है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। इससे आसान भाषा में आपको कॉम्प्लेक्सिटी शायद ही कहीं समझने को मिले। और आगे इसी तरह से सभी टर्म्स को मैं आपको, सभी जितने भी डेटा स्ट्रक्चर या और भी दूसरे सभी को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाइनरी सर्च को, तमाम सर्चेस को। आमतौर पर सवाल क्या आता है, देखिए डेटा स्ट्रक्चर से क्या सवाल, कुछ टर्मिनोलॉजी से सवाल आ जाएगा, कुछ जो ट्रैवर्सल से सवाल आता है, ट्री ट्रैवर्सल से सवाल आता है। इन ऑर्डर में क्या होगा, प्री ऑर्डर में क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, तो उसको बहुत अच्छे से मैं करवाऊंगा। इन सब चीज़ों जो अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी वाला करवा रहा हूँ ये इतना ज़्यादा नहीं आता है, पर कई बार आ जाता है। लेकिन जो ट्रैवर्सल वाला है, ट्री ट्रैवर्सल वाला, वो तो मैं हर जगह देखता हूँ उसका सवाल रहेगा। पीछे जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर का एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी 2-3 क्वेश्चन डाल रखा था, तो उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा ताकि किसी भी हाल में आपका सवाल छूटे ही नहीं। लेकिन अभी की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया। और अभी अगर आप पूरा वीडियो समझ गए होंगे तो आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा कि बाइनरी सर्च क्यों सबसे फास्ट है। इसलिए फास्ट है क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कम है, बाइनरी सर्च को जब मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वेट कीजिए अगले वीडियो का, कोशिश करूंगा कल के दिन में मैं 2 वीडियो करने का। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत एफर्ट लगता है इस तरह की वीडियो को और इस तरह के कॉन्टेंट को बनाने में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।